पढ़ो बेटा, ये क्या कह रहा है, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब पॉइंट ये है कि कैपिटलाइजेशन हम लोग स्टार्ट कब करेंगे। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया कि कमेंसमेंट, जो कैपिटलाइजेशन का जो कमेंसमेंट है वो हमेशा तब शुरू होगा जब तीनों चीजें हो चुकी हैं, या आप इसमें ऐसा बोल सकते हो इन तीनों में से जो सबसे लेट खत्म होगा उसके बाद में जाकर आप अपनी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। जरा देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड कमेंस व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। बेटा कमेंसमेंट जो है कैपिटलाइजेशन का वो उस दिन से शुरू होगा जिस दिन ये तीनों शर्तें पूरी हो जाए। क्या? एक्सपेंसेस आर बीइंग इनकर्ड ऑन एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। मतलब वो जो क्वालिफाइंग एसेट है उसे खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमारा खर्चा है वो खर्चा इनकर हो चुका है। तो पहली बात भाई, जब तक आपका खर्चा हुआ ही नहीं तब तक आपको पैसों की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर आपने पहले लोन ले रखा है, उससे हमें क्या मतलब। एक बात को समझो, जब तक आपने कंस्ट्रक्शन पे खर्चा नहीं किया तब तक आपको पैसों की कोई आवश्यकता थी नहीं, और पैसों की आवश्यकता नहीं थी फिर भी आपने बोराइंग कर रखी है, तो उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है हम बोलेंगे ये वाला इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन के काम के लिए नहीं लगा है। आप समझ रहे हो? एक बात मुझे बताओ, कितना सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैंने 1 जून को खर्चा किया तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को पैसों की आवश्यकता कब है? 1 जून को। तो इससे पहले जो ब्याज लगा है वो पहले वाला ब्याज कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लगा, और कंस्ट्रक्शन परचेज और प्रोडक्शन के लिए नहीं लगा, तो उसे मैं अपनी कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए। ओके, दूसरी शर्त, बोरोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड। बोरोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड मतलब आपका ब्याज लगना शुरू हो गया है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब तक बोरोइंग कॉस्ट लगेगी नहीं तब तक आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे कैसे? तो मुद्दा यह है कि आपने बंद करके रखिए। अब पॉइंट यह है कि बेटा हमारा जब तक खर्चा नहीं लग जाता तब तक हम लोग बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना स्टार्ट नहीं कर सकते। जब तक बोरोइंग कॉस्ट लगना शुरू ना हो जाए तब तक बोरोइंग कॉस्ट को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। और तीसरा, एक्टिविटीज विच आर असेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन आर इन प्रोग्रेस फॉर एसेट्स इंटेंडेड यूज और सेल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। मतलब एसेट को बनाने के लिए जो एक्टिविटीज करना जरूरी है, जो एसेट है क्वालिफाइंग एसेट, उसको खरीदने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करना जरूरी है वो एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों यहां पर आपको कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि भैया बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन तभी शुरू होगा जब ये तीनों काम हो जाएं, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। सबसे पहला, कंस्ट्रक्शन का या परचेज का या मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। नंबर 2, उस कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन या एक्विजिशन पे कॉस्ट, खर्चा लग चुका है। और नंबर 3, जो हमारी बोरोइंग कॉस्ट है वो भी इनकर हो चुकी है। तो काम शुरू हो चुका, खर्चा लग चुका और बोरोइंग कॉस्ट भी लगना शुरू हो गई। जब ये तीनों घटनाएं हो जाएंगी उसी के बाद में आप लोग बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ कैपिटलाइज नहीं कर सकते, अगर हमने कंस्ट्रक्शन पे खर्चा नहीं किया तो कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बोरोइंग कॉस्ट अभी लगना शुरू नहीं हुई तो हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। जब तीनों काम होने लगेंगे उसी के बाद हम लोग क्या बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा, लेकिन अब इसके बारे में कई सारे और बातें हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, खर्चा हो गया है ऐसा कब माना जाएगा? जब या तो आप पेमेंट कर दो। पेमेंट कैसे करते हैं? या तो आप कैश दे दो या आप कोई एसेट दे दो। सही बात है? तो आप कैश दे दो या एसेट दे दो, कुल मिलाकर खर्चों का पेमेंट हुआ है। या फिर आपके सिर पर इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी अराइज हो गई है, मतलब आपके सिर पर इंटरेस्ट वाली लायबिलिटी आपके सिर पर आ गई है, तो भी हम लोग ये मान लेंगे कि खर्चा हो चुका है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट लग रहा है डिलेड पेमेंट पे, ये जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है डिलेड पेमेंट पे, ये वाला जो इंटरेस्ट है ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता,
क्योंकि ये इंटरेस्ट आपके लेट पेमेंट पे लग रहा है, बोरोइंग पे नहीं लग रहा है, ये आपकी बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। और ये जो इंटरेस्ट का खर्चा है ये कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्विजिशन के लिए नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियस बात है आप इसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा ध्यान से देखिए, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड ओनली द फॉलोइंग। बेटा आपने क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा किया है, इसमें बस यही चीजें शामिल हैं। सबसे पहला आपने कैश में पेमेंट किया हो तो अपन मान लेंगे आपने खर्चा किया है। अगर आपने एसेट ट्रांसफर किया है, मतलब कोई एसेट देकर अगर आपने पेमेंट किया है, तो हम मान लेंगे आपने खर्चा किया है। अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी, अगर आपके सिर पर कोई इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी आ गई है तो हम लोग मान लेंगे आपने खर्चा किया है। तो बेटा आपने क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा किया है, ये कैसे माना जाएगा? खर्चा इनकर होने पे खर्चा नहीं माना जाएगा, खर्चा या तो पेमेंट हो चुका है या फिर आपके सिर पर इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी आ चुकी है, तभी माना जाएगा कि आपने खर्चा किया है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अच्छा, नंबर 2, एक्सपेंडिचर ऑन एसेट मींस एक्चुअल कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट प्लस बोरोइंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड। अब ये बड़ी जोरदार बात है, जरा सुनो। आप लोग ये तो समझते हो कि क्वालिफाइंग एसेट का मतलब ऐसी एसेट जिसे बनने में 12 महीने या उससे ज्यादा का समय लगता है, उसे हम लोग क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। अभी जो 12 महीने वाली शर्त है बेटा, ये तो मिनिमम वाली शर्त है, पर हो सकता है एसेट को बनाने में मुझे 5 साल लगे हों। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है, सुनना। जैसे मान लीजिए ये मेरा पहला साल है, ये मेरा दूसरा साल है, ये मेरा तीसरा साल है, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने पहले साल 1 लाख रुपए का खर्चा किया, ठीक है, और मैंने 10,000 की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया। 1 लाख रुपए का खर्चा किया और इस 1 लाख रुपए के खर्चे के ऊपर मैंने 10,000 की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया। अब अगले साल जो बोरोइंग कॉस्ट मुझे कैपिटलाइज करनी है, उसके लिए सेकेंड ईयर के लिए खर्चा कितना माना जाएगा? मतलब सेकेंड ईयर में आपको जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, उसके लिए आप कितना पैसा आपकी एसेट में लग चुका है ये मानोगे। समझना, ये 1,10,000, ये 1,10,000 प्लस सेकेंड ईयर का जो आपने खर्चा किया वो, उसके ऊपर आपको बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। आ रही है बात समझ में? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब ये समझना कि ये जो 10,000 की बोरोइंग कॉस्ट आपने पिछले साल कैपिटलाइज की है, ये भी आपकी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि ये भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। और सेकेंड ईयर में जो ब्याज कैपिटलाइज किया जाएगा वो इस 1,10,000 प्लस सेकेंड ईयर के खर्चे पे कैपिटलाइज करेंगे। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए समझाता हूं, मान लो मेरी इंटरेस्ट की रेट है 10%, ठीक है, और मान लेते हैं मैंने सेकेंड ईयर में 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। तो अब यहां पे सेकेंड ईयर में जो बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन होगा, जो 10% ब्याज आप कैपिटलाइज करोगे, वो 3,10,000 पे करोगे। कितना? 31,000। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ, अब अगले साल जो आप बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे वो कितने पे करोगे? वो आप करोगे 3,41,000। मतलब ये बोरोइंग कॉस्ट सब जोड़ के 3,41,000 प्लस थर्ड ईयर का खर्चा, मान लो थर्ड ईयर का खर्चा है 5 लाख। तो आप ये जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे, ये थर्ड ईयर में 8,41,000 पे करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करते जा रहे हो, वो भी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट बनता जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? पहले साल आपने 10,000 की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया, तो ये 10,000 अगले साल जब बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का कैलकुलेशन करोगे, तो ये 10,000 भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में गिनी जाएगी। और वैसे भी आपको पता है कि अगर मैं 10,000 को कैपिटलाइज कर रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है ये 10,000 क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में काउंट करेगी। क्लियर है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना।
क्लियर रहेगा? चलो, अब एक बात जो इसमें नहीं लिखी हुई है वो भी आप लिख लीजिए। लिखो बेटा, अपनी बुक में लिख लो। इफ administrative activities have been started but physical construction work is not started, then also we will consider that construction acquisition or manufacturing work of qualifying asset has been started। तो अपन लोग मान लेंगे कि जो क्वालिफाइंग एसेट है उसके कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, सर ये बताओ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज बोले तो जैसे आपने क्वालिफाइंग एसेट की डिजाइनिंग का काम शुरू करवा दिया है, ठीक है, आपने क्वालिफाइंग एसेट के मैप्स बनाना शुरू करवा दिया है। अगर आपने इनकी गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए, गवर्नमेंट परमिशन के लिए अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो बेटा ऐसा माना जाएगा कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शुरू कर दिया है। मतलब मान लीजिए अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूं और बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे नगर निगम से परमिशन चाहिए, मैंने नगर निगम में जाकर फाइल लगा दी, अभी तक अप्रूवल मिली नहीं है, मैं अप्रूवल पाने का प्रयास कर रहा हूं और मैंने अपनी जमीन पर एक फावड़ा भी नहीं लगाया है, मतलब मेरी जमीन पर जो जेसीबी है उसने काम करना शुरू नहीं किया, मेरी जमीन पर कारीगरों ने काम करना शुरू नहीं किया, मेरी जमीन पर कोई वर्किंग नहीं हो रही है, अभी तो मैं अप्रूवल लेने का काम कर रहा हूं, तो ध्यान रखना यह भी माना जाएगा कि आपका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है बात? अच्छा, आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सर ये सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन माने? बेटा सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपने बीच में काम को बंद कर दिया, अगर आपने कंस्ट्रक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का काम अगर आपने बीच में बंद कर दिया और काम को बंद किया जाना प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में जितने टाइम आपका काम बंद रहेगा उतने टाइम आपकी बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन भी बंद रहेगा। जब आपका काम दोबारा शुरू हो जाएगा तब बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन दोबारा शुरू हो जाएगा। तो जितने टाइम आपका काम बंद रहेगा उतने टाइम बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन भी बंद रहेगा। क्लियर है बात? सुने, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड्स व्हेन एक्टिव डेवलपमेंट ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज इंटरप्टेड। बेटा क्वालिफाइंग एसेट का कंस्ट्रक्शन का काम जब तक इंटरप्टेड रहेगा, रुका हुआ रहेगा, बेटा उतने टाइम बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन भी बंद रहेगा। लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इज नॉट सस्पेंडेड इफ द डिले इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गेटिंग द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। बेटा अगर काम का बंद रहना कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस का पार्ट है ताकि वो एसेट अपने इंटेंडेड यूज या सेल के लिए तैयार हो जाए, तो उस कंडीशन में काम के बंद रहने पर भी आपकी बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद नहीं होगा। इसका मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग जानते हैं जब अपन आरसीसी डालते हैं, छत कास्ट करते हैं, तो 21 दिनों के लिए काम को बंद रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये छत सूखेगी नहीं तब तक आप आगे का काम नहीं कर सकते।
तो बेटा यहां पे 21 दिनों के लिए काम को बंद रखना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए क्या 21 दिनों तक बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन रुकेगा? नहीं, क्योंकि यहां पे काम को रोका जाना कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस का पार्ट है, जरूरी है, यही कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है। तो इस 21 दिनों के लिए बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन रुकेगा नहीं। क्लियर है बात? अच्छा, अब तीसरा सवाल आता है कि ये बताओ कि ये कैपिटलाइजेशन जो है ये बंद कब होगा? मतलब बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन जो है वो बंद कब होगा? तो सिंपल सी बात है, जब आपकी एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, मैंने पुट टू यूज नहीं बोला, मैंने रेडी टू यूज बोला है। मतलब जिस काम के लिए आप अपनी एसेट का इस्तेमाल करना चाहते थे, यदि आपकी एसेट उस काम के लिए तैयार हो गई है, तो बेटा जिस दिन ये तैयार हो गई है उस दिन के बाद में बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन उसी दिन बंद कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूं ऑफिस के लिए, अब मेरी बिल्डिंग अगर मेरे यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो जिस दिन मेरी बिल्डिंग रेडी हो गई बस उस दिन के बाद में हम लोग बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे। उसके बाद में एक्चुअली पुट टू यूज कभी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा कब बंद करोगे? रेडी टू यूज होने पर अपन कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और मुद्दा है, कई बार ऐसा होता है कि एसेट टुकड़ों में बनती है। मतलब मान लीजिए मेरी 11 मंजिला इमारत है, ठीक है, या 12 मंजिल की इमारत है और मेरी एक एक फ्लोर कंप्लीट होती जा रही है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपकी एसेट आइडेंटिफाइबल पार्ट्स में है, मतलब ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड है जिनको आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वहां पर जो जो पार्ट कंप्लीट होता जाएगा, जो जो पार्ट रेडी टू यूज होता जाएगा, उस पार्ट की बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद कर दिया जाएगा। जैसे पहली मंजिल बिल्कुल रेडी टू यूज है, तो पहली मंजिल में आपका जितना भी खर्चा लगा उसकी बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। फिर दूसरी मंजिल भी रेडी टू यूज हो गई, तो जिस दिन सेकंड मंजिल रेडी टू यूज हो जाएगी उस दिन सेकंड फ्लोर की जितनी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसकी भी बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन उसी दिन बंद हो जाएगा। जिस दिन तीसरी मंजिल तैयार होगी उस दिन तीसरी मंजिल की बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन उस दिन बंद हो जाएगा चाहे वो पूरी एसेट या उसका कोई पार्ट रेडी टू यूज हो जाए। ठीक, एसेट रेडी टू यूज हो गई, पूरा बंद, पार्ट रेडी टू यूज हो गया तो उस पार्ट से रिलेटेड जो बोरोइंग कॉस्ट है उसका कैपिटलाइजेशन बंद। देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड सीज when substantially all activities for qualifying asset intended use or sale are complete। मतलब उस एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए जो जो काम करना था वो सब काम हो चुका है। पर मुझे लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाले लैंग्वेज को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्या इनको ये नहीं बोलना चाहिए कि एसेट अगर रेडी टू यूज या रेडी टू सेल हो गई बस तब बंद कर देना? ये क्या बोल रहे हैं, जब एसेट को रेडी टू यूज या रेडी टू सेल बनाने के लिए जितनी एक्टिविटीज का होना जरूरी था वो सारी की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई हैं। बात तो एक ही है। खैर, इवन इन केस ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंडिपेंडेंट पोर्शन कैपिटलाइजेशन ऑफ सच पोर्शन शुड सीज। अगर आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट हो गया है, रेडी टू यूज हो गया है, तो उस पोर्शन की बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, ये बताओ, अब यहां तक की बात तो हमें समझ में आ गई कि सर बोरोइंग कॉस्ट क्या है, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कब करना है, ये सब बातें सर हमें समझ में आ गई है। लेकिन सर एक मुद्दा अभी भी डिस्कशन होने से रह गया कि जो जनरल बोरोइंग है, मतलब आपने एक लोन लिया, पैसा 10 जगह पे लगाया, एक तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कैसे होगा, एक तो ये प्रॉब्लम डिस्कस होने से रह गई। और ये भी तो हो सकता है कि मैंने डिबेंचर भी एक नहीं 4 तरह की डिबेंचर इशू कर रखे हैं, 2 तरह का लोन ले रखा है। एक बात मुझे बताओ कि जब एक एंटिटी अपना बिजनेस शुरू करती है तो वो एक ही लोन लेती है कि बहुत सारी जगहों से लोन ले लेती है? बहुत सारी जगहों से लोन ले लेती है और हर जगह लोन की रेट अलग अलग है। अच्छा, परेशानी की बात यह भी है कि ये टोटल पैसा हम लोग अपनी अलग अलग एसेट में लगाते रहते हैं, लेकिन अपने को यह नहीं पता होता कि कौन से लोन का पैसा कौन सी एसेट में डाला है। हाँ कि ना? तो वहां पर बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कैसे होगा? ठीक है। नंबर 2, दूसरा मुद्दा ये कि जो हमारी एसेट है उस एसेट के कंस्ट्रक्शन में भी जो हम लोग पैसा डाल रहे हैं वो अलग अलग समय पे डाल रहे हैं।
और कंस्ट्रक्शन में जो पैसा डाल रहे हैं वो भी अलग अलग टाइम पे डाल रहे हैं, तो फिर उस पर ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा? क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए लगाए 1 मई को, 3 लाख रुपए लगाए 1 अक्टूबर को, 5 लाख रुपए लगाए 1 फरवरी को, 6 लाख रुपए लगाए 1 मार्च को। तो अगर मैंने अलग अलग समय पे कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया है तो फिर उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। बोलो हाँ कि ना? पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है? तो अपने को ये वाली प्रॉब्लम यहां पे डिस्कस करनी है। अब सर कैसे? आ जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहला, अब आप ये ध्यान रखो कि बोरोइंग 2 तरह की होंगी आपके सामने। एक होगी स्पेसिफिक बोरोइंग, एक होगी जनरल बोरोइंग। मैं जो बात बोलता जाऊं प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनते चलना, बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं होनी चाहिए एक भी बात। बच्चों, स्पेसिफिक बोरोइंग वो होती है जहां पर आप पैसा बोरो करते हो किसी पर्टिकुलर एसेट को बनाने के लिए, खरीदने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, मैन्युफैक्चरिंग। तो आपने किसी पर्टिकुलर एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए आपने पैसा बोरो किया और सारा पैसा उसी के अंदर लगाया, तो वो कहलाएगी स्पेसिफिक बोरोइंग। जैसे तुमने देखा होगा जब मम्मी पापा घर बनाते हैं, तुम लोग के मम्मी पापा ने घर बनाया, तो मम्मी पापा जब घर बनाते हैं तो मम्मी पापा घर बनाते टाइम पे क्या लेते हैं? लोन। और लोन के पैसे का इस्तेमाल मम्मी पापा सिर्फ घर बनाने के लिए ही करते हैं। तो ये कैसी बोरोइंग है? स्पेसिफिक बोरोइंग। क्या है ये? स्पेसिफिक बोरोइंग। लेकिन जनरल बोरोइंग क्या होती है? जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस के मालिक को पता होता है कि मुझे इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, मुझे अपनी पूरी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए 1000 करोड़ की आवश्यकता है। तो वो 1000 करोड़ की जो आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए वो इक्विटी शेयर भी इशू करेगा, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करेगा, डिवेंचर भी इशू करेगा, लोन भी लेगा। ठीक है, अब वो डिवेंचर भी इशू करेगा, लोन भी लेगा, और फिर ये जो पैसा आएगा, ये पैसा वो किसी पर्टिकुलर एक एसेट में नहीं डालेगा, बल्कि ये पैसा वो डिवाइड करके डालेगा। वो इससे बिल्डिंग भी बनाएगा, मशीनें भी खरीदेगा, फर्नीचर भी खरीदेगा, वो स्टॉक भी खरीदेगा, वो रॉ मटेरियल भी खरीदेगा, वो ट्रक भी खरीदेगा। तो वो बहुत सारी चीजों में ये पैसा लगाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि अगर वो बहुत सारी चीजों में ये पैसा लगाने वाला है तो ये जो पैसा है ये किसी पर्टिकुलर एसेट में नहीं लग रहा, बल्कि बहुत सारी एसेट्स में डिवाइड होके लग रहा है। तो ऐसी बोरोइंग को अपन क्या बोलेंगे? जनरल बोरोइंग। तो जहां पर बोरोइंग किसी पर्टिकुलर एक ही एसेट के लिए की जा रही है और पैसा उसी एसेट में लग रहा है, देन दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग। और बेटा जहां बहुत सारा लोन का पैसा है, बहुत सारी एसेट्स में लग रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? जनरल बोरोइंग। अब स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए झंझट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैंने लोन ये बिल्डिंग बनाने के लिए लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस लोन पर जो भी ब्याज लग रहा है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो ये बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने लोन लिया 1 करोड़ का, अब लोन पर जो भी मेरा ब्याज लगेगा वो इसी बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ना है, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या? अगर मान लीजिए आपने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, अब ऑब्वियस सी बात है लोन का पैसा तो आपको एक ही बार में मिल जाता है, लेकिन बिल्डिंग में पैसा धीमे धीमे लगता है, हाँ कि ना? अब बिल्डिंग में पैसा धीमे धीमे लगता है तो आप तब तक क्या करोगे? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़े टाइम के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि यार अपना जो ब्याज है वो कुछ तो रिकवर हो। मान लो मैंने आज बैंक से बिल्डिंग बनाने के लिए 1 करोड़ का लोन लिया, लेकिन बिल्डिंग में जो पैसा लगेगा ये 1 करोड़ ये तो 12 महीने में जाके लगेगा, तो मेरा 12 महीने तक ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा और मेरे को इस पे ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या मेरा ब्याज का नुकसान है? तो मैंने क्या किया, मैंने इस पैसे को टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ऑब्वियस बात है अगर मैं 2-4 महीने के लिए ये पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो ऑब्वियस बात है इस इन्वेस्टमेंट पर मेरे को इनकम भी आएगी। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है यदि आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट किया है लोन के पैसे का, तो उस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट पर जो भी इनकम आ रही है वो इनकम अपनी बोरोइंग कॉस्ट में से कम कर लेना, क्योंकि जो नेट अमाउंट है वही आपकी जेब से लगा है। मेरी बात आ रही है समझ में? मैं समझाता हूं। जैसे मान लो बच्चों मैंने 1 करोड़ का लोन ले लिया, सुन रहे हो तुम? बेटा मैंने 1 करोड़ का लोन ले लिया। बोले बिल्कुल सर बहुत बढ़िया, 1 करोड़ का लोन ले लिया। इस लोन पर 10% के हिसाब से
साल भर का मेरा ब्याज लग रहा है 10 लाख रुपए। कितना लग रहा है इंटरेस्ट? 10 लाख। अब सुनना इधर बच्चों, इधर सुनो। अब बेटा ये पैसा पूरा का पूरा मेरे काम नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसमें से 80 लाख रुपए मेरे पास फ्री पड़े थे, तो मैंने बैंक में एफडी करवा दी 6% से। अब मैंने बैंक में 6% से एफडी करवा दी, तो मेरे को इंटरेस्ट मिल गया कितना? 4.8 लाख। आप मुझे यह बताओ कि अगर मैंने इस लोन पर ब्याज चुकाया 10 लाख रुपए और इस पैसे के टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से मेरे को 4.8 लाख की इनकम हो गई, तो आप मुझे बताइए मेरी जेब से जो बोरिंग कॉस्ट लग रही है, वो बोरिंग कॉस्ट मेरी जेब से कितनी लग रही है? 5.2 लाख। और बेटा मेरी पॉकेट से जो बोरिंग कॉस्ट लग रही है वो 5.2 लाख लग रही है, तो ऑब्वियस बात है कैपिटलाइज भी 5.2 लाख को ही होना चाहिए। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा कि जब तक लोन का पैसा आपके काम नहीं आ रहा, आप इस पैसे को टेम्परेरी इन्वेस्ट करोगे, तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से जो आपकी इनकम आएगी ना, उस इनकम को आप अपनी बोरिंग कॉस्ट में एडजस्ट करोगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है, आओ पढ़ते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग मीन्स अ बोरोइंग विच हैज बीन टेकन टू परचेज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट। बेटा समझ में आ गया? वो लोन जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट को खरीदने बनाने के लिए लिया गया है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग। बेटा ये परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन लिख लो। सिर्फ परचेज लिखा ना यहां पे, इसे परचेज की जगह परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग लिख लो। बेटा यदि आपने कोई लोन लिया है किसी स्पेसिफिक एसेट को खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो बेटा वो आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग कहलाएगी। अब ध्यान से सुनो। एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट ऑफ फंड स्पेसिफिकली बोरोड फॉर अ पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट इज डायरेक्टली कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। बेटा जो लोन आपने किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट के लिए लिया है, उसकी बोरोइंग कॉस्ट सीधे कैपिटलाइज कर दी जाएगी उसकी कॉस्ट में। मतलब बेटा ये जो हमारा अभी निकला था 5.2 लाख, ये 5.2 लाख पूरा का पूरा बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा। अच्छा, इनकम फ्रॉम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ स्पेसिफिक बोरोड फंड्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम बोरोइंग कॉस्ट। यदि आपने बोरोड फंड्स का टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो भी इनकम आपको हुई है वो आप अपनी बोरोइंग कॉस्ट में एडजस्ट कर दो। कर देंगे सर, पॉइंट क्लियर है? लेकिन अब क्वेश्चन आता है सर जनरल बोरोइंग का क्या होगा? हाँ जी, इधर सब बच्चे मेरी तरफ देखो। जनरल बोरोइंग में दिक्कत यह है कि आपने बहुत सारा पैसा बोरो कर रखा है और बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से बोरो कर रखा है, और वो पैसा आप किसी एक एसेट में नहीं लगा रहे, बहुत सारी एसेट्स में बांट के लगा रहे हो। तो ऐसी बोरोइंग को अपन क्या बोलेंगे? जनरल बोरोइंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अदरवाइज तुम अटक जाओगे। मैं दो बातें डिस्कस करूंगा जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सबसे मेन बातें, इसलिए सुनो। अब यहां पे हमने एक तरीका लगाया, हमने एक दिमाग में तरीका सोचा। मान लो मैंने 4 तरह का लोन ले रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चारों तरह के लोन का टोटल इंटरेस्ट लूंगा, चारों तरह के लोन की टोटल अमाउंट लूंगा, और मैं क्या करूंगा, टोटल इंटरेस्ट अपॉन टोटल लोन करके इंटरेस्ट की एवरेज रेट कैलकुलेट कर लूंगा। मतलब मैं बोरोइंग कॉस्ट की एवरेज रेट कैलकुलेट कर लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे मैं देखूंगा भाई एक लोन तो 10 लाख का है, एक लोन 20 लाख का है, एक लोन 15 लाख का है, एक लोन 5 लाख का है। इस पे ब्याज की रेट है 10%, इस पे है 12%, इस पे है 9%, इस पे है 11%। तो मैंने बोला भाई ब्याज कितना आ रहा है? 10 लाख, 2.4 लाख, 1.35 लाख, 5.5 लाख। तो भाई मैंने कहा कि मेरी सारी की सारी बोरोइंग मिलाकर कितनी है? 50 लाख। मेरी पूरी की पूरी बोरोइंग मिलाकर कितनी है? 50 लाख। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 0.55 लाख। अब ठीक है, क्या कौन सा टोटल?
अच्छा 10 लाख का 10% 1 लाख, मैं थोड़ी भावनाओं में बह गया हूं, ठीक है। अच्छा तो अब मुझे जल्दी से जोड़ के ये बताओ कि हमारा टोटल जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो कितना हुआ। 1 लाख, 2.4 लाख, 1.35 और 0.55, ये सब मिलाकर मेरा इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है 5.3 लाख। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहां पे मेरा 4 तरह का लोन है, तो मैं 4 तरह के लोन का ब्याज निकाल लूंगा, 4 तरह के लोन का टोटल लगा लूंगा। अब मैं बोलूंगा 5.3 लाख का इंटरेस्ट लग रहा है 50 लाख के लोन पर, तो मेरी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10.6%। तो जो मेरी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.6% है, तो जो भी बोरोइंग कॉस्ट मुझे कैपिटलाइज करनी है वो मैं 10.6% पे कैलकुलेट करूंगा। बेटा आ गई बात समझ में? मैंने क्या बोला बेटा, यदि स्पेसिफिक बोरोइंग है तो उसका ब्याज तो सीधे कैपिटलाइज होगा, आपको रेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जनरल बोरोइंग है, मतलब बहुत सारी तरह की बोरोइंग्स हैं, तो आप सारी बोरोइंग्स की एवरेज रेट निकाल देना, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना, कर ली 10.6%। अब आप ध्यान रखना, स्पेसिफिक बोरोइंग का इंटरेस्ट, स्पेसिफिक बोरोइंग की बोरोइंग कॉस्ट तो सीधे कैपिटलाइज होती है, लेकिन जनरल बोरोइंग की बोरोइंग कॉस्ट आप कैसे निकालोगे 10.6% से। बेटा आप एक बात बताओ कि बिल्डिंग मैं बना रहा हूं, मुझे पता ही नहीं कि बिल्डिंग में मैंने इन चारों में से किसका पैसा लगाया, तो मैं तो क्या करूंगा, मैंने चारों की एवरेज रेट निकाल ली 10.6%। अब मैं जो भी पैसा जिस भी एसेट में लगाऊंगा मैं उसका ब्याज कितना कैलकुलेट करूंगा 10.6%। मुश्किल बात तो नहीं है, पढ़ो आ जाओ। In case single borrowing is used for few qualifying asset, then such borrowing is called general borrowing. अगर बेटा मैंने एक लोन का पैसा बहुत सारी एसेट्स में लगा रखा है तो भी उसे क्या बोलेंगे, जनरल बोरोइंग। If amount of general borrowing is used in the asset in parts, then in that condition we will calculate a weighted average amount of funds invested in the asset during the year, then borrowing cost will be charged on this average amount of investment. बेटा इस बात को अभी मैं 2 मिनट रुक करके दोबारा पढ़ूंगा, ठीक है। इस बात को अभी तक मैंने समझाया नहीं है, मैं इस बात को अभी दोबारा पहले समझाऊंगा फिर उसके बाद में पढ़ूंगा। अब ये वाला पॉइंट पढ़ो, if there are more than one type of general borrowing, then we will calculate average rate of borrowing cost on overall amount of general borrowing, and borrowing cost to be capitalized in the cost of qualifying asset will be calculated at this average rate of borrowing cost. अगर हमारी जनरल बोरोइंग एक से ज्यादा है तो हम सारी की सारी जनरल बोरोइंग का टोटल बोरोइंग कॉस्ट लेंगे, टोटल बोरोइंग का अमाउंट लेंगे और इससे एवरेज रेट निकाल लेंगे। बाद में जो भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है वो इस एवरेज रेट से कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब 10.6% से। बेटा आप मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया? जनरल बोरोइंग का मतलब यदि बहुत सारी बोरोइंग्स हैं और उनका पैसा बहुत सारी एसेट्स में लगाया जा रहा है तो बेटा वो जनरल बोरोइंग कहलाएगी। जनरल बोरोइंग अगर एक से ज्यादा है तो आप टोटल बोरोइंग कॉस्ट ले लो, टोटल बोरोइंग ले लो, एवरेज रेट निकाल लो और याद रखना इसी एवरेज रेट से आपको बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जिसे कैपिटलाइज किया जाना है। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मेरे पास में एक प्रॉब्लम रह गई और एक प्रॉब्लम ये रही कि भाई साहब मैं एसेट के अंदर जो पैसा लगा रहा हूं वो भी तो टुकड़ों में लगा रहा हूं। भाई कभी 2 लाख रुपए का पेमेंट करूंगा, कभी 5 लाख का पेमेंट करूंगा, कभी 10 लाख का पेमेंट करूंगा। और आप लोगों को याद है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये वाली बात पढ़ा चुका हूं कि बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन जो है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक ये 3 शर्तें पूरी ना हो जाए, खर्चा हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, सुनो, और बोरोइंग कॉस्ट लग चुकी है। अब मेरी बात को समझना कि अगर मान लो मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना और भागना नहीं अब की बार। अब प्रॉब्लम को जरा समझना, इस बात को, यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। इतना इजी पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनो। मैंने बिल्डिंग में 1 मई को बिल्डिंग के ठेकेदार को 2 लाख रुपए का पेमेंट किया। अगर मैंने बिल्डिंग के ठेकेदार को 1 मई को 2 लाख रुपए का पेमेंट किया, दैट मींस मुझे 1 मई से पहले 2 लाख रुपए की आवश्यकता थी नहीं, तो 2 लाख रुपए पर 1 मई से पहले का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते।
बोलो हाँ कि ना। अरे लिखा है ना भाई 3 शर्तें पूरी होना जरूरी है, बोरिंग कॉस्ट लग चुकी है, काम शुरू हो चुका है, पेमेंट हो चुका है। तो भैया जिस दिन पेमेंट हो रहा है ना उसके बाद ही बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। ठीक है। और यहां पेमेंट का मतलब क्या है, या तो कैश दे दो या कोई एसेट दे दो या आपके सिर पर इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी अगर आ गई तो भी हम मान लेंगे आपने पेमेंट कर दिया। क्लियर है मेरी बात। अब सुनो, अगर 1 मई को मैंने 2 लाख रुपए का पेमेंट किया है तो 2 लाख रुपए का ब्याज 1 मई के बाद वाला ही कैपिटलाइज हो सकता है। मान लो मैंने 1 जुलाई को 3 लाख रुपए का पेमेंट ठेकेदार को और कर दिया, तो ध्यान रखना 3 लाख रुपए की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है, लेकिन 1 जुलाई के बाद में ही हो सकती है। मान लो मैंने 1 अक्टूबर को मैंने 4 लाख रुपए का पेमेंट और कर दिया, तो याद रखना अगर मैंने 1 अक्टूबर को 4 लाख रुपए का पेमेंट किया है, दैट मींस मुझे पैसे की आवश्यकता थी 1 अक्टूबर को। आपने पहले से लोन ले रखा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो 1 अक्टूबर के बाद की बोरिंग कॉस्ट को ही कैपिटलाइज करूंगा, क्योंकि जब आपको पैसों की जरूरत थी तभी आपको पैसा लोन पर लेना चाहिए था। अगर आपने पहले से पैसा लोन पे ले रखा, मुझे मतलब नहीं, जब आपने पैसा बिल्डिंग में लगाया उसके बाद का बोरिंग कॉस्ट ही कैपिटलाइज हो सकती है। मेरी बात आ रही है समझ में। इसका मतलब यह हुआ कि इस पर 11 महीने का ब्याज कैपिटलाइज होगा, इस पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पर 9 महीने का ब्याज कैपिटलाइज होगा। और ये 1 अक्टूबर को लगाया है तो इस पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पर 6 महीने का ब्याज ही कैपिटलाइज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं मान लेता हूं ये 2,40,000 है, ठीक है, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, और अपन इसे मान लेते हैं 4 लाख रुपए, ठीक है, इजी करने के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये बताओ कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को बाद में एक साथ लगा लूं तो चलेगा? मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? बेटा एक बात मुझे बताओ, आप 2,40,000 पे 11 महीने का ब्याज कैसे निकालते हो? 2,40,000 इंटू रेट इंटू 11/12। मैं बोल रहा हूं यार पीरियड से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेट से बाद में कर लेंगे एक बार में, कोई दिक्कत है तुम्हें इसमें? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो समझा रहा हूं ये समझने के बाद में हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्योंकि अब इसके अलावा इस एएस में कुछ है ही नहीं, इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। ये बताओ 2,40,000 पे 11 महीने का ब्याज लगाना है, मैं बोल रहा हूं रेट बाद में लगा लेंगे, पहले अभी पीरियड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेटा इंटरेस्ट निकालने का तरीका है 2,40,000 इंटू रेट इंटू 11/12। मैं बोल रहा हूं भाई रेट से बाद में मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो अभी 11/12 कर ले, तो भाई ये आ जाएगा 2.2 लाख, ये आ जाएगा 3 लाख, और ये आ जाएगा 2 लाख। तो भाई कुल मिलाकर कितना हो गया? 7.2 लाख। सही है। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इस 7.2 लाख पे, इस 7.2 लाख पे मैं 10.6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। अब देखो 4 तरह की बोरिंग्स को भी मैंने हैंडल कर लिया, और ध्यान से देखो मैंने बिल्डिंग में अलग अलग समय पर जो पैसा लगाया था उसके पीरियड के अकॉर्डिंग ही मैंने ब्याज को कैपिटलाइज करने के लिए बोल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो 7.2 लाख है इस पर मैं 10.6% इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करूंगा, 0.7632। अरे समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि भाई साहब मेरी 4 तरह की बोरिंग थी, तो मैंने उस समस्या को कैसे हैंडल किया? मैंने चारों तरह की बोरिंग्स की एवरेज रेट निकाल ली, वो प्रॉब्लम हैंडल हो गई। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बिल्डिंग में आपने अलग अलग समय पर पैसा लगाया था, और आप लोग जानते हो पैसा लगाने के बाद का ब्याज ही कैपिटलाइज हो सकता है। अब पैसा लगाने के बाद का ब्याज ही कैपिटलाइज हो सकता है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले पीरियड को मल्टीप्लाई करके रख लिया और बाद में रेट से एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये एक ही बात है? अब आप ध्यान से देखो, मैंने 2,40,000 पे 11 महीने का ब्याज ही कैपिटलाइज किया है, 4 लाख रुपए पे 9 महीने का ब्याज ही कैपिटलाइज किया है, 4 लाख रुपए के ऊपर 6 महीने का ब्याज ही मैंने कैपिटलाइज किया है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने पैसा लगाने के बाद वाले पीरियड का ब्याज ही कैपिटलाइज किया है। अब सिंपल सा लॉजिक है यार, जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो ना, आपको पैसे की आवश्यकता उसी दिन थी,
तो अगर आपने उससे पहले पैसा बोरो कर रखा है, मुझे मतलब नहीं है, जिस दिन पैसा लगाया उस दिन पैसे की आवश्यकता थी, उस दिन वो पैसा मेरी बिल्डिंग में लगा है, उस दिन के बाद का ब्याज मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो सकता है। ध्यान से देखो, मैंने वही काम किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आखिरी प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा अगर आपको मेरा ये लॉजिक समझ में आ गया। मैंने 4 तरह की बोरिंग को कैसे हैंडल किया, एवरेज रेट निकालकर। मैंने अलग अलग समय पे लगने वाले पैसे को कैसे हैंडल किया, मैंने देख लिया कौन से अमाउंट पर कितने महीने का ब्याज कैपिटलाइज होना है, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया और फिर मैंने उसे अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ बोरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लिया। इधर बेटा, इधर जल्दी से मुझे बताओ, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी, इधर 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 जल्दी से मुझे बताओ, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन समस्या तब घनघोर हो जाती है जब आपको यह बता दिया जाए कि इस बिल्डिंग के लिए आपने 1 लाख रुपए का स्पेसिफिक लोन ले रखा है। अरे ये 10.6% तो जनरल बोरिंग है। अगर मान लो मैंने आपको यह बता दिया कि इस बिल्डिंग के लिए आपने 1 लाख रुपए का स्पेसिफिक लोन भी ले रखा है और स्पेसिफिक लोन पर इंटरेस्ट कितना है, 6,000। ये जो 1 लाख रुपए का लोन आपने स्पेसिफिकली इसी बिल्डिंग के लिए लिया है, उसका इंटरेस्ट कितना है, 6,000। अब क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, सुनना। हम बोलेंगे सर ये जो 7.2 लाख है, सर ये जो 7.2 लाख है, इसमें 1 लाख तो स्पेसिफिक बोरिंग के। अब 7.2 लाख में अगर 1 लाख स्पेसिफिक बोरिंग के हैं तो जनरल बोरिंग का पैसा कितना है, 6.2। अरे समझा क्या? अगर बिल्डिंग में टोटल पैसा 7.2 लगा है, 7.2 में अगर 1 लाख स्पेसिफिक बोरिंग का लगा हुआ है तो बाकी का 6.2 जनरल बोरिंग का लगा हुआ है। स्पेसिफिक बोरिंग का ब्याज कैपिटलाइज होगा 6,000 और जनरल बोरिंग का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा कितना, 0.6572। अरे समझ में आ रहा है, 0.6572। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने यहां पे क्या किया कि आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जब आप ये 7.2 लाख निकाल लो तो याद रखना पहले स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा इस्तेमाल किया है ये मानोगे, बाद में जनरल बोरिंग का पैसा इस्तेमाल किया है ये मानोगे। मतलब 7.2 में पहले 1 लाख माना जाएगा कि ये स्पेसिफिक बोरिंग का है और बाकी का 6.2 माना जाएगा जनरल बोरिंग का है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? पक्की बात? एक बात का खास ध्यान रखना कि जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रही वो P&L में जाएगी खर्चे की तरह। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो? अगर आपकी बोरिंग कॉस्ट है 1 लाख रुपए और कैपिटलाइज हो रही है, ये सारी कैलकुलेशन के बाद में आपने देखा कैपिटलाइज हो रही है 90,000, तो बाकी का 10,000 P&L में जाएगी। क्लियर है बात? पक्का? बेटा आप मुझे बताइए मैंने कैसे हैंडल करवाया। सबसे पहला काम अगर कोई मुझसे पूछे ना, मैं पता क्या करूंगा, मैं सबसे पहला काम स्पेसिफिक बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट निकाल लूंगा, जनरल बोरिंग की एवरेज रेट निकाल लूंगा, फिर जो मैंने एसेट में पैसा लगाया उसका मैं एवरेज अमाउंट 7.2 लाख ये कैलकुलेट कर लूंगा। भाई कितने अमाउंट पर कितने महीने का ब्याज कैपिटलाइज करना है वो निकाल लिया, तो वो मेरे पास 7.2 लाख आ गया। फिर मैं 7.2 लाख के 2 टुकड़े कर लूंगा, स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा इतना लगा, जनरल बोरिंग का इतना लगा, दोनों की बोरिंग कॉस्ट ले लूंगा, वो कैपिटलाइज हो जाएगी, काम खत्म। ठीक, और ये जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है इसके अलावा बाकी की जो बोरिंग कॉस्ट है वो P&L में चली जाएगी। क्लियर है बात? जल्दी से मुझे स्टेप बताओ कैसे कैसे करोगे। सबसे पहला स्पेसिफिक बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट निकाल लो, जनरल बोरिंग की एवरेज रेट निकाल लो, 2 काम हो गए। नंबर 3 सुनो, अब आप एसेट में जो पैसा आपने लगाया वो पीरियड के हिसाब से आप उसका एवरेज कर लो। भाई कौन सी अमाउंट पर कितने महीने का ब्याज कैलकुलेट करना है वो पीरियड से मल्टीप्लाई करके रख लो। सुना क्या? फिर उसके बाद में जो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये 7.2 लाख, इस एवरेज इन्वेस्टमेंट के 2 टुकड़े कर लेना, स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा, जनरल बोरिंग का पैसा। स्पेसिफिक बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट तो सीधे पता है,
जनरल बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट 10.6% से निकाल लो, दोनों को मिलाओ, ये कैपिटलाइज होगा, बाकी का ब्याज पी एंड एल में जाएगा, काम खत्म। आप मुझे बताइए बोरिंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आ सकती थी, क्या इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हर समस्या का समाधान बता दिया? कितना इजी तरीका है, और ये फिक्स स्टेप है, हमेशा ध्यान रखो ये फिक्स स्टेप है। सबसे पहला स्पेसिफिक बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट निकालो, जनरल बोरिंग की एवरेज रेट निकालो, आपने एसेट में जो पैसा लगाया उसमें कितने महीने का ब्याज कैपिटलाइज करना है वो अमाउंट निकाल लो। उसके बाद में जो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आया 7.2 लाख, इसके दो पार्ट कर लो, स्पेसिफिक बोरिंग, जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट आपको सीधे पता है, जनरल बोरिंग की 10.6% से निकाल लो, दोनों को कैपिटलाइज कर दो, बाकी का जो बचा हुआ इंटरेस्ट है, बाकी की जो बची हुई बोरिंग कॉस्ट है उसे पी एंड एल से एक्सपेंस कर दो, खत्म, डन। जल्दी बताओ ला। अब वो एक पैराग्राफ मैंने बीच में पढ़ने से छोड़ा था ना, अब एक बार उससे रीड कर लें। ये रहा, मिला जनरल बोरिंग का सेकंड पॉइंट, जनरल बोरिंग का सेकंड पॉइंट मिला क्या? ये रहा, इफ द अमाउंट ऑफ जनरल बोरिंग इज यूज्ड इन द एसेट इन पार्ट्स, जनरल बोरिंग का पैसा एसेट में टुकड़ों में लगा है, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, then in that condition we will calculate a weighted average amount of funds invested in the asset during the year। सवाल कह रहा है तो हमने जो अलग अलग समय पर एसेट में पैसा लगाया हम उसका वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। ये निकाला ना अपन ने, 2,40,000 11 महीने तक लगा हुआ रहा, 4 लाख रुपए 9 महीने काम में आया, 4 लाख रुपए 6 महीने लगा हुआ रहा, तो जितने टाइम का ब्याज आपको कैपिटलाइज करना है उससे एवरेज कर लिया 7.2 लाख। देन एंड देन बोरिंग कॉस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन दिस एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो ये एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने निकाला 7.2 लाख, इसी के ऊपर हम लोग अपनी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है बेटा, वही पॉइंट है जो अभी अपन ने समझा, वही पॉइंट इन्होंने यहां पे टेक्निकल लैंग्वेज में बोला है। क्लियर है बात? पॉइंट क्लियर है? चलो एक बार डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देख लो, बहुत मामूली सी बातें। आपने बोरिंग कॉस्ट के बारे में क्या अकाउंटिंग पॉलिसी बना रखी है, एक तो ये डिस्क्लोज करो, और आपने कितनी बोरिंग कॉस्ट को करंट ईयर में कैपिटलाइज किया है ये डिस्क्लोज करो। बेटा आपको 2 बातों का डिस्क्लोजर देना जरूरी है, एक आपकी बोरिंग कॉस्ट के बारे में अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, और दूसरा आपने करंट ईयर के दौरान कितनी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया है, ये भी आप लोगों को यहां पर डिस्क्लोज करना है। क्लियर है बात? अच्छा दोस्तों एक मिनट सुनो, अब आप लोग मुझे फटाफट से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेरे साथ में रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? क्या आप लोग तैयार हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज करने के लिए? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेरे साथ में रिवाइज करो, और सबसे पहला मुझे बताओ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी की सारी एंटिटीज के लिए मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। नंबर 2 आता है बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है सर? बोरिंग कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट और बोरिंग के अरेंजमेंट से रिलेटेड खर्चे, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। फिर इसने और क्लैरिफाई करने के लिए लिखा बोरिंग कॉस्ट विल इंक्लूड, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने और क्लैरिफाई करने के लिए लिखा कि बोरिंग कॉस्ट विल इंक्लूड क्या? इंटरेस्ट को इंक्लूड करेगा, नंबर 2 कमिटमेंट चार्जेस को इंक्लूड करेगा, नंबर 3 अगर आपने लोन के अरेंजमेंट के लिए कोई खर्चा किया है तो उसका अमोर्टाइज्ड अमाउंट वो इंक्लूड करेगा, जो हमारा डिस्काउंट ऑन इशू या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का जो अमोर्टाइज्ड अमाउंट है उसे इंक्लूड करेगा, और नंबर 5 यदि आपने फॉरेन करेंसी में लोन ले रखा है और फॉरेन करेंसी की रेट बदलने से आपको नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान में से जितना अमाउंट इंटरेस्ट की सेविंग के बराबर है उतना अमाउंट आपका बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा। जैसे आपको फॉरेन करेंसी की रेट बदलने से आपको नुकसान हो रहा है 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए। आपकी फॉरेन करेंसी लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपका है 10 लाख रुपए, और अगर आप ये लोन इंडियन करेंसी में लेते, अगर ये लोन भारत में लेते तो आपका इंटरेस्ट होता कितना? 9 लाख रुपए। तो आप मुझे बताइए, सॉरी इंटरेस्ट होता 11 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए आपने फॉरेन करेंसी में लोन लेकर इंटरेस्ट की सेविंग कितनी की? 1 लाख रुपए। तो याद रखना
ये जो 2 लाख रुपए का नुकसान है, इसमें से 1 लाख रुपए का जो नुकसान ब्याज की बचत के बराबर है वो बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा, और बाकी का जो 1 लाख रुपए का नुकसान है वो एक्सचेंज लॉस माना जाएगा। वो कहां जाएगा? पी एंड एल में। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगी 10 + 1 11। बेटा 10 लाख जो ब्याज भरा वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ही, और 2 लाख में से 1 लाख रुपए के लॉस को भी बोरोइंग कॉस्ट मानना है, तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी? 11 लाख। क्लियर है? याद है कल की बात आपको? अपन ने 50,000 का इंटरेस्ट तो पे किया था और 1 लाख रुपए के लॉस को भी अपन ने बोरोइंग कॉस्ट माना था, तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट हमारी कितनी मानी थी? 1,50,000। याद है आपको? चलो, तो वो पॉइंट हमने पढ़ा था। उसके बाद में बेटा मैंने आपको बताया था बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन सिर्फ तभी हो सकता है जब वो बोरोइंग कॉस्ट स्पेसिफिकली इनकर की गई हो या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो किसी क्वालिफाइंग एसेट के खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अगर वो बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो ही कैपिटलाइज हो सकती है, अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? आगे की बात पे आते हैं। फिर हमने 3 बातें डिस्कस की थी कि बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगा, कब सस्पेंड होगा, कब बंद होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करना है तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो सकता है। पहला, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। नंबर 2, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इनकर हो गई है, और नंबर 3, बोरोइंग कॉस्ट भी इनकर हो गई है। जब तक ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक आप बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? नंबर 2, आगे सुनो। इसके बाद में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या एक्विजिशन से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शुरू कर दिए हैं, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी शुरू कर दी है तो भी यह माना जाएगा कि आपका काम शुरू हो चुका है। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया गया है या एक्विजिशन पे खर्चा किया गया है या मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा किया गया है, यह कब माना जाएगा? पहला, जब आप कैश में पेमेंट कर दो, जब आप कोई एसेट देकर पेमेंट कर दो, या फिर आपके सिर पर कोई इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी पैदा हो जाए, तभी माना जाएगा कि आपने पैसा लगाया है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है सस्पेंशन की। अगर आपने बीच में काम को रोक दिया, अगर कंस्ट्रक्शन का काम बीच में रुक गया, तो जितने टाइम काम बंद रहेगा उतने टाइम बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन भी बंद रहेगा। लेकिन याद रखना, अगर ये काम को बीच में रोका जाना प्रोडक्शन की प्रोसेस का, कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस का पार्ट है, तो उस टाइम पर बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद नहीं होगा। नंबर 3, सीसेशन, मतलब बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन आखिर बंद कब होगा? तो सिंपल सा जवाब है, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन हमारी एसेट रेडी टू यूज या रेडी टू सेल हो जाएगी, उस दिन हमारा बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर आपकी एसेट कई आइडेंटिफाइबल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो भी आइडेंटिफाइबल पार्ट कंप्लीट होता जा रहा है उस पार्ट की कैपिटलाइजेशन, उस पार्ट की बोरोइंग कॉस्ट का जो कैपिटलाइजेशन है वो बंद कर दिया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? अगली बात, फिर उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। आगे मैंने बताया बोरोइंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन के लिए आपको कुछ स्टेप ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आप स्पेसिफिक बोरोइंग जो है उसकी बोरोइंग कॉस्ट निकाल लो, जनरल बोरोइंग की एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट निकाल लो। नंबर 3, सुनना ध्यान से, नंबर 3, आप लोग ने जो पैसा अलग अलग समय पर अपनी एसेट में लगाया उसका पीरियड वाइज अमाउंट कैलकुलेट कर लो, उसमें कितने पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है वो कैलकुलेट कर लो, तो उसे बोलते हैं पीरियोडिकल एवरेज। ठीक है, एवरेज अमाउंट कैलकुलेट कर लो। अच्छा, अब एवरेज अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद में इसके 2 टुकड़े कर देना, स्पेसिफिक बोरोइंग वाला पैसा, जनरल बोरोइंग पैसा। स्पेसिफिक बोरोइंग की बोरोइंग कॉस्ट तो सीधे कैपिटलाइज करनी है, जनरल बोरोइंग की बोरोइंग कॉस्ट एवरेज रेट से कैलकुलेट करके कैपिटलाइज करनी है। जितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो गई ठीक है, बाकी की बची हुई बोरोइंग कॉस्ट को P&L में खर्चे की तरह डाल दिया जाएगा। फिर अपन ने बात की थी, अगर आपने पैसा टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब तक आपका पैसा काम नहीं आ रहा था आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट किया, तो जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट की आमदनी है वो अपनी बोरोइंग कॉस्ट में लेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में बेटा हम लोग ने बात की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की। 2 ही बातें डिस्क्लोज करनी है, एक बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो डिस्क्लोज करनी है, और नंबर 2, करंट ईयर में आपने जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया आपको वो डिस्क्लोज करना है। बात खत्म? क्लियर? अच्छा, ध्यान रखना, क्वालिफाइंग एसेट क्या है बेटा? क्वालिफाइंग एसेट का मतलब होता है वो एसेट
जिसे रेडी टू सेल या रेडी टू यूज होने में नेसेसरीली 12 महीने या उससे ज्यादा का टाइम लगना हो, सिर्फ वही क्वालिफाइंग एसेट है और सिर्फ उसी की बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन हो सकता है। क्लियर है बात? चले आगे आ जाओ। अब आप लोग बेटा क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं मेरे साथ में। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ बेटा, ये एसेट्स नहीं है तीन, ये एक ही एसेट के 3 साल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी ना। तो मान लो पहले साल में मैंने 1 लाख रुपए लगाए, दूसरे साल में मैंने 2 लाख रुपए लगाए, तो दूसरे साल में तो टोटल 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो 3 लाख रुपए का ब्याज कैपिटलाइज होगा ना। पर पॉइंट यह है कि ब्याज चुकाने के लिए भी मेरे पास आमदनी थोड़ी आ रही है अभी। एक बात मुझे बताओ कि अगर एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसका ब्याज भी लोन के पैसों से ही चुक रहा होगा, कमाई थोड़ी आ रही है मेरे पास। एक बात मुझे बताओ कि मान लीजिए वीकेआई में आज एक मैं बड़ी सारी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, फैक्ट्री लगाने में 4 साल लगेंगे। अब मैंने पहले साल फैक्ट्री पे 10 करोड़ रुपए लगा दिया, अब पहले साल का ब्याज बना 1 करोड़ रुपए, तो भाई 1 करोड़ का ब्याज भी मुझे लोन के पैसों से ही चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री तो अभी लगी नहीं है, इनकम आना तो शुरू ही नहीं हुई ना, और इनकम आना शुरू नहीं हुई तो ये ब्याज का पैसा भी मुझे लोन के पैसों से चुकाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कुल मिलाकर मैंने बिल्डिंग के अंदर पैसा कितना लगा दिया? 11 करोड़ रुपए। तो अगले साल का ब्याज तो 11 करोड़ प्लस अगले साल की कॉस्ट पे लगेगा। बेटा 10 करोड़ रुपए लोन का जो पैसा है उसमें से मैंने 10 करोड़ निकाला और मैंने बिल्डिंग में लगा दिया। लोन के पैसों में से मैंने 1 करोड़ निकाला और ब्याज चुका दिया। तो भाई मेरी जेब से तो 11 करोड़ रुपए खर्च हो गए ना लोन के पैसे। तो ऑब्वियस बात है सेकेंड ईयर में जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो 11 करोड़ प्लस सेकेंड ईयर की कॉस्ट दोनों पे कैपिटलाइज करूंगा। समझ में आ रहा है बेटा? एक बात बहुत लॉजिकल सी बात है, जब तक एसेट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ब्याज का पैसा भी लोन से ही चुकेगा। तो जो ब्याज का पेमेंट कर रहे हो वो पैसा भी तो बिल्डिंग के अंदर ही लगा रहे हो। ठीक है, चलो बढ़े अपन आगे। आइए मेरे साथ में आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। आप लोग को बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 सीए फाइनल और सीए इंटर में मिलाकर 8 बार पूछा गया है। और मजेदार बात यह है कि इसके सजेस्टेड आंसर कई बार तो सही आए पर इसके सजेस्टेड आंसर कई बार गलत भी आए। ठीक है, खैर, लेकिन अब बच्चे मुझे बोलेंगे सर हमें एग्जाम में क्या करना है? बेटा आप एग्जाम में सही चीज ही करके आओ, क्योंकि आपको यह पता तो है ही नहीं सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा होगा, तो आप अपनी तरफ से तो सही सॉल्यूशन करके आओगे। आ जाओ सुनिए फटाफट से मेरे साथ में क्या कह रहे हैं। On 1st April 2009, Amazing Construction Limited obtained a loan of rupees 32 crore to be utilized as under। बेटा 1 अप्रैल 2009 को अमेजिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने एक लोन लिया है 32 करोड़ का और उसका पैसा इस प्रकार यूटिलाइज किया जाएगा। बेटा एक लोन का पैसा बहुत सारी एसेट में लग रहा है तो ये क्या है? जनरल बोरोइंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सी लिंक अक्रॉस 2 सिटीज, 2 साइंस, तो इसको कर दो सिटीज। बेटा 2 सिटीज के बीच में हमने एक सी लिंक डाला है। सी लिंक जानते हो? समुद्र के ऊपर जो पुल बनता है उसे क्या बोलते हैं? सी लिंक। ठीक है, आपको पता है बॉम्बे में भी एक सी लिंक बना है। ठीक है, कौन सा? वर्ली, वर्ली सी लिंक, कुछ और बोलते हैं इसे वर्ली, और एक और नाम है क्या बोलते हैं, जो भी। तो यहां पे सीलिंग का मतलब होता है समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण करना। तो हमने एक सीलिंग बनाया है 2 शहरों के ऊपर। वर्क वॉज हेल्ड फॉर अ मंथ ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू हाई वाटर लेवल। सवाल कहता है लेकिन हमारा 1 महीने के लिए काम बंद हो गया था क्योंकि 1 महीने पानी का लेवल ऊपर था। आपको मालूम है ना बेटा, बारिश के टाइम पर जो रिवर और सी के लेवल है वो ऊपर आ जाते होंगे, थोड़ी तूफानी हवा चलती है तो भी थोड़ा सा ऊपर लेवल आ जाता होगा। तो उस टाइम पर 1 महीने के लिए हमारा काम बंद था। एक बात मुझे बताओ, ये काम
रोका जाना हमने अपनी गलती की वजह से किया, या ये अंडरस्टूड है कि उस टाइम पर काम नहीं हो सकता, और उस टाइम पर काम को रोकना क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का पार्ट था? बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, क्या 1 महीने की बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन रोकने की जरूरत है या नहीं है? नहीं। एक बात को समझना, अगर आपकी गलती की वजह से काम रुकता है तो बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन रोकना जरूरी है, लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन रोकने की जरूरत नहीं है। खैर, अब आगे सुनो, कितना 25 करोड़। वैसे एक बात मुझे बताओ कि ये सीलिंग बनाने का काम महीने 2 महीने का काम है क्या, या लंबी अवधि का काम है? लंबी अवधि का काम है। तो भाई साहब, मुझे ये लगता है कि ये क्वालिफाइंग एसेट है, और ये क्वालिफाइंग एसेट है तो इसका जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होना चाहिए, और पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। 1 महीने जो बीच में हाई वाटर लेवल की वजह से काम बंद रहा वो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमें काम शुरू करने से पहले ही पता था, वो हमारी प्लानिंग का पार्ट रहा होगा कि 1 महीने हाई वाटर लेवल रहता है तब हम लोग काम नहीं करेंगे, तो वो तो हमारी प्लानिंग का पार्ट था, वो तो हमारी प्लान्ड प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। तो हमें उस 1 महीने के लिए अपनी बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, सोच के बताना, परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी। आपने मशीन और इक्विपमेंट खरीदा, जल्दी से मुझे बताइए, ये मशीन और इक्विपमेंट जो आपने खरीदा, क्या इसे रेडी टू यूज होने में 1 साल या उससे ज्यादा का समय लगेगा? बेटा, आपने मशीन बनाई नहीं है, खरीदी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इसे रेडी टू यूज होने में 1 साल या उससे ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है, तो फिर मैं इसे क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानूंगा, मैं इसकी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करूंगा। लेकिन मान लो अगर इस इंडस्ट्री ने ये साबित कर दिया कि भले ही मशीनें हमने अभी खरीदी हैं, लेकिन इनके इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। अरे मशीन रेडी टू यूज थोड़ी होती है, सीधे मशीन को इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर इस एंटिटी ने ये प्रूव कर दिया कि इंस्टॉलेशन में 12 महीने या उससे ज्यादा का समय लगना जरूरी था, तो बेटा इसकी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी, ये भी क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगी। अच्छा, वर्किंग कैपिटल। बेटा ये बताइए, वर्किंग कैपिटल जो है वो क्वालिफाइंग एसेट होती है क्या? नहीं। तो क्या इसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए? नहीं। परचेज ऑफ व्हीकल, जल्दी से बता दीजिए बेटा, व्हीकल रेडी टू यूज होता है क्या खरीदते ही? आपने व्हीकल खरीदा, व्हीकल तो खरीदते ही रेडी टू यूज होता है, क्या उसे रेडी टू यूज होने में 12 महीने या उससे ज्यादा का समय लगेगा? नहीं। तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। एडवांस फॉर टूल्स एंड क्रेन्स। आप मुझे बताइए, मैंने टूल्स और क्रेन्स खरीदी हैं, अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए बेटा, मैंने टूल्स और क्रेन खरीदी हैं, इधर सुनो, टूल्स और क्रेन्स खरीदने के लिए मैंने एडवांस पैसे दिए हैं, तो आप मुझे बताइए टूल्स और क्रेन्स खरीदने के लिए मैंने एडवांस दिया है, ये बताइए ये क्रेन और ये टूल रेडी टू यूज होने में 1 साल या उससे ज्यादा का समय लग सकता है क्या? नहीं। तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। अच्छा, परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ। बेटा हमने टेक्निकल नो हाउ खरीदा, मतलब हमने काम करने की जानकारी खरीदी है, ये बताइए क्या ये जानकारी रेडी टू यूज है इमीडिएटली? और रेडी टू यूज है तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। बताइए बेटा, सवाल कह रहा है टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 इज ₹80 लाख। बेटा हमारा साल भर का जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो 80 लाख रुपीस का है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, भागना नहीं, सुनो, मेरा इंटरेस्ट 80 लाख का है और मेरी जनरल बोराइंग 32 करोड़ मतलब 3200 लैक्स की है। तो आप मुझे जल्दी से यह बता दीजिए, मेरी जनरल बोराइंग पर रेट ऑफ बोराइंग कॉस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ बोराइंग कॉस्ट क्या है? 2.5%। मतलब हर एक एसेट पे 2.5% इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। अब आ जाओ, जरा ध्यान से देख लो, दिमाग लगाना। बेटा ये बताओ, ये जो सी लिंक मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है क्या? तो इसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा कितना? 2.5%। तो कैसे निकालोगे?
आपने इसमें कितना पैसा लगाया बताना बेटा, 25 करोड़। आपने इसमें पैसा लगाया 25 करोड़ रुपए, 2500 लैक्स, उसका 2.5% कैपिटलाइज कर लो, कितना 62.5 लैक्स। नहीं आया समझ में बेटा? समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, आपने इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदी, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है क्योंकि ये तो तुरंत रेडी टू यूज है, तो इसका 2.5% इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, पी एंडल से चार्ज होगा। बेटा कहां से चार्ज होगा? इधर देखो, इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू पी एंडल। कितना? इजी कैलकुलेशन है बेटा, 80 लाख का लोन है। अरे आपने 80 लाख लगाया मशीन में, उसका 2.5% कैपिटलाइज, उसका 2.5% ब्याज चार्ज कर लो, 80 का 2.5%। अरे 80 का है, किसका है? अच्छा 3 करोड़ है भाई, 3 करोड़ है, सॉरी 3 करोड़ है, 300 लैक्स। तो बेटा ये हो जाएगा 300 का 2.5%, 7.5 लैक्स। अरे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा बेटा, वर्किंग कैपिटल में जो पैसा डाला, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है? नो। आपने वर्किंग कैपिटल में पैसे कितने डाले? 2 करोड़, मतलब 200 लाख रुपए, उसका 2.5% इंटरेस्ट चार्ज कर लो, 5 लाख। और ये जो 5 लाख का इंटरेस्ट आपने चार्ज किया, ये 5 लाख का इंटरेस्ट कहां जाएगा? पी एंडल में, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। बेटा इसी तरीके से व्हीकल जो खरीदे, वो व्हीकल भी क्या है? क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, उनका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको पी एंडल से चार्ज करना है। कितना? बेटा आपने 50 लाख रुपीज, आपने 50 लाख रुपीज के व्हीकल्स खरीदे हैं, और आप तो जानते हो जनरल बोरिंग पे इंटरेस्ट की रेट क्या है? 2.5%। कितना? 1.25 लैक्स। और ध्यान रखना, क्योंकि ये व्हीकल क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इनका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, इनका इंटरेस्ट पी एंडल से चार्ज होगा। और बेटा सेम यही कैलकुलेशन टूल्स एंड क्रेन्स के लिए और टेक्निकल नो हाउ के लिए कर लेना। अरे समझ में आ गया? कर लोगे बेटा? समझ में आ रहा है? इसमें सिर्फ सीलिंग जो बना है वही क्वालिफाइंग एसेट है, सिर्फ उसी की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है, बाकी सबकी बोरिंग कॉस्ट पी एंडल में जानी है। ठीक है बेटा, मुझे जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आ जाओ, अब ध्यान से पढ़िए। रोहिणी लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन फॉर ₹500 lakh फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी। बेटा हमने 500 लाख रुपए का लोन लिया है अपनी प्लांट एंड मशीनरी के मॉडर्नाइजेशन और रेनोवेशन के लिए। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2009। बेटा हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी का इंस्टॉलेशन है वो 31 मार्च को कंप्लीट हो गया। अमाउंटिंग टू ₹320 lakh and 50 lakh was advanced to supplier of additional asset, and balance of ₹130 lakh has been utilized for working capital requirements। सवाल कहता है 500 लाख में से 320 लाख और 50 लाख ये हमने सप्लायर को एडिशनल एसेट्स के लिए एडवांस के रूप में दिया था, तो ये तो हो गया 370 लाख, और बाकी 130 लाख का पैसा हमने वर्किंग कैपिटल के लिए रखा है। तो ऑब्वियस बात है बेटा, जो वर्किंग कैपिटल है 130 लाख की, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगी। इसका मतलब जो बोरिंग कॉस्ट अपने को कैपिटलाइज करनी है वो सिर्फ 370 लाख की बोरिंग कॉस्ट को ही कैपिटलाइज करना है। टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर द अबव लोन अमाउंटेड टू ₹65 lakh ड्यूरिंग 8-9। बेटा हमने जो लोन पर ब्याज चुकाया है वो 65 लाख का चुकाया है। एक बात मुझे बताइए, ये जो 500 लाख रुपए का लोन है ये प्लांट एंड मशीनरी के काम भी आ रहा है और वर्किंग कैपिटल के काम भी आ रहा है, इसका मतलब ये जनरल बोरिंग है, और जनरल बोरिंग है तो आप यहां पे जरा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। सिंपल सी बात है बेटा, 65 लाख का इंटरेस्ट है 500 लाख की बोरिंग पर, तो हमारा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 13%। बेटा हमारा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 13%। अब सिंपल सी बात है बेटा,
370 लाख आपने क्वालिफाइंग एसेट में लगाया है, ठीक है, तो उस पर 13% इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो, 48.1 लाख, ठीक है। अब जो बात मैं बोलूं इसे बिल्कुल दिमाग से सुन लेना। देखो बेटा, यहां पे पॉइंट ये है कि इंस्टॉलेशन जो प्लांट का है और मशीन का जो इंस्टॉलेशन है वो 31 मार्च 2009 को कंप्लीट हुआ है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था वो नहीं पता। अब अगर ये 1 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ था तो फिर तो इंस्टॉलेशन में 1 ही महीना लगा, ये क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं, ये 48.1 लाख भी कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। अरे समझ रहे हो? और हो सकता है ये 1 अप्रैल को इसका इंस्टॉलेशन शुरू हुआ और 31 मार्च को खत्म हुआ, तो इंस्टॉलेशन में 12 महीने का समय लगा, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है, और क्वालिफाइंग एसेट है तो 48.1 लाख का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? कंप्लीशन का दिन बता दिया लेकिन स्टार्ट का दिन नहीं बताया। तो आप यहां पे पूरा जवाब लिखना, आप लिखना कि हमें यह नहीं बताया गया कि इसके इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगा है, तो हम लोगों को यह नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा कि यह क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि यह एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, और अगर यह क्वालिफाइंग एसेट है तो इसका 48.1 लाख का जो इंटरेस्ट लग रहा है, 48.1 की जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होनी चाहिए, और बाकी जो बची 16.9 लाख की बोरिंग कॉस्ट वो P&L में जानी चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? पक्का? और फिर इसके नीचे ऑल्टरनेटिव भी लिखाना। अगर आप ये मानते हैं कि इस प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन में 12 महीने से कम का समय लगा है और ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो पूरे के पूरे 65 लाख P&L में चले जाएंगे, कुछ भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। क्लियर है बात? लो अब ध्यान से देख लो बेटा, इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन को और एडिशनल एसेट को क्वालिफाइंग एसेट माना है, उनका जो इंटरेस्ट है वो इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया। आप जोड़ के देख लो, ये दोनों कितने आ रहे हैं? 48.1 है ना बेटा? 48.1 ही आ रहा है। और बेटा जो वर्किंग कैपिटल है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, उसका जो इंटरेस्ट है वो हमने P&L से चार्ज कर दिया। बेटा आपको समझ में आ रहा है पूरा? बेटा प्लांट एंड मशीनरी और एडिशनल एसेट दोनों की जो बोरिंग कॉस्ट है वो क्या होगी? कैपिटलाइज, क्योंकि उसे क्वालिफाइंग एसेट माना गया है। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए, यही कैलकुलेशन मैंने ऊपर करके बताई है। बेटा ये लोग प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करते हैं, ये लोग प्रोपोर्शनेटली ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं? एवरेज रेट निकाल के। ठीक है पक्का? इधर देखो, आपने 320 लाख रुपए लगाए यहां पे, इसका 13%, और 50 लाख लगाए यहां पे, उसका 13%। ठीक है बेटा, 320 और 50, 370 एक ही बात है। चलो बढ़ूं आगे, सुनो ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। एन इंडस्ट्री बोरोड ₹40 लाख फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ऑन 1 जून 2007। बेटा एक इंडस्ट्री ने 40 लाख रुपीस की मशीन खरीदी है 1 जून 2007 को। इंटरेस्ट ऑन लोन इज 9% पर एनम। बेटा लोन का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 9% पर एनम। द मशीन वॉज पुट टू यूज फ्रॉम 1 जनवरी 2008। मशीन को आपने पुट टू यूज कब किया? 1 जनवरी 2008 को। बेटा वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे पुट टू यूज से कोई मतलब नहीं है, मुझे रेडी टू यूज से मतलब है। लेकिन इस सवाल में अपने को रेडी टू यूज की जानकारी भी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो बेटा अगर मैंने ये भी मान लिया कि ये एसेट रेडी टू यूज हुई है 1 जनवरी 2008 को, तो भी आप ध्यान से देखो, 1 जून 2007 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच का पीरियड अगर काउंट करें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल मिलाकर
7 महीने का समय लगा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा अगर यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं ये मान भी लूं कि एसेट रेडी टू यूज भी 1 जनवरी 2008 को हुई है, तो भी एसेट को रेडी टू यूज होने में मात्र 7 महीने का समय लगा है, 12 महीने या उससे ज्यादा का समय नहीं लगा। इसका मतलब ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और बेटा अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो फिर तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट मुझे चार्ज करना होगा P&L से, मैं कुछ भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करूंगा। तो 40 लाख के लोन पर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 3,60,000। ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा, ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा, ये पूरा का पूरा P&L में जाएगा, कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। बेटा 1 जून 2007 है और 1 जनवरी 2008 है। जून, हाँ बेटा यहां पे ये कहां लिखा हुआ है कि लोन तुमने लोन तुमने लिया ही 1 जून को है जी, तो 3,60,000 नहीं, 1 जून से गिनो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तुम्हारा 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अरे ब्याज तो पूरा मार्च तक लगेगा ना, लोन चुका थोड़ी दिया तुमने, ठीक है। तो अब देखो 40 लाख के लोन पर 9% इंटरेस्ट है साल भर का, तो बताइए बेटा 10 महीने का इंटरेस्ट कितना? 3 लाख रुपए। और ध्यान रखना ये पूरा का पूरा 3 लाख रुपए P&L में जाएगा, कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। आइए अब यहां पे बेटा इन्होंने जो ये सॉल्यूशन दे रखा है मैंने यहां पे, आप लिख लीजिए दिस सॉल्यूशन इज रॉन्ग। बेटा मैंने यहां पे 7 महीने का इंटरेस्ट मैंने कैपिटलाइज कर रखा है और बेटा 3 महीने का इंटरेस्ट मैंने यहां पे P&L में लिख रखा है। ये आंसर मैंने यहां पे एज पर सजेस्टेड आंसर छपा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए दिस इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग। आप लिख लीजिए ये सॉल्यूशन रॉन्ग है। अब जरा ध्यान से देखो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन। बेटा लोन पर आपने ब्याज लगा दिया 3 लाख रुपए का, ये लोन का ब्याज मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगा, ये तो पूरा का पूरा 3 लाख रुपए का जो ब्याज है, ये पूरा का पूरा 3 लाख रुपए का ब्याज P&L में चला जाएगा, ठीक है। बेटा बात को समझो, जिस एसेट को रेडी टू यूज होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, और अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो बोरिंग कॉस्ट इसमें कैपिटलाइज हो ही नहीं सकती, ठीक है। बेटा करेक्शन कर लिया, बेटा आपने लिख लिया यहां पे कि ये रॉन्ग सॉल्यूशन है, मैंने इसमें करेक्शन करवा दिया यहां पे पूरा, ठीक है। जो 3 लाख रुपए का ब्याज लगा वो पूरा का पूरा कहां जाएगा? P&L में। अच्छा आइए, A Limited is a holding company of B Limited. B Limited is going to start a new project. सवाल कह रहा है बेटा A Limited होल्डिंग कंपनी है B Limited की, और सवाल कह रहा है कि B Limited एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। कॉन्सेप्चुअल है, मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो ध्यान से समझना, A लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, और इसकी एक सब्सिडियरी है B लिमिटेड। सब्सिडियरी कौन है? B लिमिटेड। अब दिमाग लगाना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इसने B लिमिटेड ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ₹20 करोड़। सवाल कर रहा है B लिमिटेड ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट में पैसा लगने वाला कितना है? 10 करोड़, सॉरी 20 करोड़। अब सुनो, फॉर दिस A लिमिटेड मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 करोड़ इन द शेयर्स ऑफ B लिमिटेड
by borrowing the same from financial institution at the rate 10% per annum। सवाल कहता है ए लिमिटेड ने लोन लिया, ये पॉइंट देखो कितना जोरदार है, ए लिमिटेड ने लोन लिया कितने परसेंट पे, 10% पे, कितने का, 10 करोड़ का, और ये लोन का पैसा ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिया, और बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है किसमें, बी लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, बी लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। अरे समझ रहे हो क्या, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड की, बी लिमिटेड को एक 20 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना था, तो ए लिमिटेड क्योंकि होल्डिंग कंपनी है तो ए लिमिटेड ने 10 करोड़ का लोन लिया, और वो 10 करोड़ का लोन ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, और बी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट कैसे किया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये बताओ बी लिमिटेड को ये 10 करोड़ रुपए किस रूप में मिले, शेयर कैपिटल के लिए। अरे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर में पैसा लगाया है 10 करोड़, तो बी लिमिटेड को यह पैसा किस रूप में मिला, शेयर कैपिटल के रूप में। तो भैया यहां पर AS16 की तो बी लिमिटेड के लिए कहानी खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि ये 10 करोड़ रुपए बी लिमिटेड के लिए शेयर कैपिटल का पैसा है, और शेयर कैपिटल का पैसा है तो बोरोइंग कॉस्ट है ही नहीं, बोरोइंग है ही नहीं, और बी लिमिटेड के लिए ये बोरोइंग नहीं है, तो बी लिमिटेड के लिए बोरोइंग कॉस्ट का मुद्दा ही खत्म हो गया, और बी लिमिटेड के लिए बोरोइंग कॉस्ट का मुद्दा ही खत्म हो गया। इसका मतलब बी लिमिटेड के ऊपर तो AS16 लगना ही नहीं है। सर ए लिमिटेड पे तो लग सकता है, मैंने बोला ए लिमिटेड पे भी नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि ए लिमिटेड ने ये जो 10 करोड़ रुपए लिया है लोन पर, ये पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है शेयर में, और ध्यान से समझो शेयर में किया गया इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है, और इन्वेस्टमेंट कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, तो ये ए लिमिटेड के लिए क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, और ए लिमिटेड के लिए क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो ए लिमिटेड के लिए भी AS16 नहीं लग रहा। नहीं आ रहा समझ में, ए लिमिटेड पर AS16 क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। बी लिमिटेड के लिए ये AS16 क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये 10 करोड़ बोरोइंग ही नहीं है, क्योंकि बी लिमिटेड के लिए ये 10 करोड़ बोरोइंग नहीं है। समझ लो, बी लिमिटेड के लिए AS16 क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि बी लिमिटेड के लिए ये 10 करोड़ रुपए बोरोइंग नहीं है, शेयर कैपिटल का पैसा है। और बेटा ए लिमिटेड के लिए ये AS16 क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ए लिमिटेड ने लोन का पैसा शेयर में इन्वेस्ट किया है, और शेयर में किया गया इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, और अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो यहां पे कैपिटलाइज होने का क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अच्छा चलें आगे, सुनो। एज ऑन 31 मार्च 2005 द प्रोजेक्ट वॉज नॉट कंप्लीटेड। बेटा 31 मार्च 2005 तक ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड वांट टू कैपिटलाइज इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2005 ऑन बोरिंग अमाउंटिंग टू ₹1 करोड़ एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कमेंट। बेटा ए लिमिटेड जो है वो इस 1 करोड़ के ब्याज को, 1 करोड़ के इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना चाहती है। जल्दी से बताइए, कमेंट करो हां या ना, बताइए। हाँ जी बेटा, यहां पे सवाल ए लिमिटेड के लिए पूछा गया है कि बी लिमिटेड के लिए, ए लिमिटेड के लिए, तो भैया फिर जवाब आपको सिर्फ ए लिमिटेड के नजरिए से देना है। आप यहां पे बोलेंगे सर ए लिमिटेड ने लोन का पैसा बी लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्ट किया है, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर रेडी फॉर यूज या रेडी फॉर सेल है। बेटा आप मुझे बताओ, शेयर में जो इन्वेस्ट किया है आप उसे अभी बेच सकते हो क्या, रेडी फॉर सेल है। वैसे भी बेटा आप एक बात को समझो, क्वालिफाइंग एसेट का मतलब वो एसेट होती है जिसे रेडी टू यूज या रेडी टू सेल होने में 1 साल या उससे ज्यादा का समय लगे। बेटा इन्वेस्टमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, और इन्वेस्टमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं, और जब इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है तो ए लिमिटेड की बोरिंग कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो ही नहीं सकती। क्लियर है बात। बेटा आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ये वाला सवाल बी लिमिटेड के लिए भी पूछ सकता है, तो आप बी लिमिटेड को क्या बोलेंगे कि सर बी लिमिटेड भी इस कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकती है,
क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि बी लिमिटेड को ये पैसा शेयर कैपिटल के रूप में मिला है, तो बी लिमिटेड के लिए ये 1 करोड़ बोरोइंग कॉस्ट है ही नहीं, तो कैपिटलाइज होने का क्वेश्चन ही नहीं आता। चलो ठीक है, ठीक है, ये देख लो, यहां पे सीधी सी बात आ गई कि भैया ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो कैपिटलाइज नहीं होगा। खैर पढ़ें आगे। एज अ कंपनी ऑडिटर हाउ वुड यू रिएक्ट टू द फॉलोइंग सिचुएशन? एक कंपनी ऑडिटर के रूप में आप बताइए सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड टू परचेज अ मशीन विच हैज बीन इंस्टॉल्ड 2 years बैक इज स्टिल डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। पागल है क्या? जो मशीन 2 साल पहले ही इंस्टॉल हो चुकी है, जो मशीन 2 साल पहले ही रेडी टू यूज हो चुकी है, क्या उसका इंटरेस्ट अभी भी कैपिटलाइज हो सकता है क्या? इसको मना करो, दादा तूने तो 2 साल पहले जब इंस्टॉल कर ली थी तभी बंद करना था कैपिटलाइजेशन। AS 16 ऑलरेडी बता चुका है कि जब आपकी मशीन, जब आपकी क्वालिफाइंग एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज हो जाए या फिर रेडी फॉर सेल हो जाए, उस दिन के बाद का कोई भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होता। तो भाई साहब आपने जो कर रखा है वो बिल्कुल गलत है। जवाब लिख दोगे? चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, ये तो नंबरिंग गलत हो रही है, ये कर दो क्वेश्चन नंबर 6A। ठीक है, 6 का 6A। अगर आप लोग की बुक में करेक्टेड है तो ठीक है, मेरे पास जो है उसमें करेक्शन नहीं हो रखा है तो मैंने यहां पे 6A लिख दिया, चलेगा? अच्छा, अगर आपकी बुक में करेक्टेड है तो फिर ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन बोरोइंग कॉस्ट adopted by various companies are in consonance with AS 16। सवाल ये पूछ रहा है, ये नीचे जो आपको कंपनीज की अकाउंटिंग पॉलिसी दे रखी है इनको चेक करके बताओ ये AS 16 के साथ है या AS 16 के विरुद्ध काम कर रही है। बोरोइंग कॉस्ट इज चार्ज टू P&L अकाउंट एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर एक्विजिशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट विच इज कैपिटलाइज्ड टिल द डेट ऑफ कॉमर्शियल यूज ऑफ द एसेट। बोलो बेटा, हाँ सही है, बिल्कुल परफेक्ट, ये सही है। ओके, बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट आर कैपिटलाइज्ड टिल द एसेट इज रेडी टू यूज एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इज चार्ज टू रेवेन्यू। सही है क्या बेटा? रेडी टू यूज से पहले का इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट का कैपिटलाइज कर रहे हैं और वर्किंग कैपिटल की जो बोरिंग कॉस्ट है उसे P&L से चार्ज कर रहे हैं। भाई ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू मीट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ स्पिरिट टू मेच्योरिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट द बैलेंस शीट डेट। बेटा ये स्पिरिट मतलब वाइन को मेच्योर होने तक, आपको पता ना बेटा वाइन तैयार होते ही नहीं बेच सकते, वाइन को हमें लकड़ी के डब्बों में बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं और फिर कुछ समय के बाद में दोबारा निकाल कर जब वो तैयार हो जाती है तब हम उसे बेचने के लिए पैक करते हैं। तो आप मुझे बताइए यहां पे जो हमारी वाइन है उसे रेडी टू सेल होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, वो क्वालिफाइंग एसेट है, उसकी बोरिंग कॉस्ट ऐड होनी चाहिए, ये भी बोल रहा है हम ऐड करते हैं। ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट, तो लीजिए बेटा ये करेक्ट है, पक्का? अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय NTPC लिमिटेड इन 3 phases। अब बेटा 3 फेज बना रही है ये, 3 फेज मतलब 3 अलग अलग ब्लॉक समझ लो या एक ही बिल्डिंग की 3 अलग अलग फ्लोर समझ लो। फॉर अ पीरियड रिलेटिंग टू अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट आर एज अंडर। बेटा एक थर्मल पावर प्लांट है, इसके 3 फेजेस का कंस्ट्रक्शन होना है और उसमें जो हमने खर्चा किया कंस्ट्रक्शन पे वो आपको दे रखा है। हमारा कैश पेमेंट है 70, 75, 80, ट्रांसफर ऑफ एसेट है 75, 30 एंड 40। बेटा एक बात मुझे बताओ, कैश में पेमेंट करना भी पेमेंट है और एसेट देना भी पेमेंट है, तो एक बात मुझे बताइए बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने पहले फेज में 145 लगाई, दूसरे फेज में 105 का खर्चा है
और तीसरे फेज में 120 का खर्चा है। अच्छा, हमारा अमाउंट बोरोड कितना है? 300 करोड़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% पर एनम। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जो बात मैं पूछूं मुझे बताना, ये बताओ फेज 1 इज कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2003। ये कह रहा है पहला फेज 31 मार्च 2003 को कंप्लीट हो गया। ठीक है, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 2002-03, और जो अकाउंटिंग ईयर है वो हमारा 2002-03 में फिनिश हो रहा है, एट द एंड ऑफ 2-3। What amount of borrowing cost should be capitalized by the company? आपको बताना है कि हमारी जो बोरिंग कॉस्ट है वो आपकी कितनी कैपिटलाइज होनी चाहिए। बताओ जी, बताओ। हाँ जी, बताओ बेटा, हमारी जो बोरिंग कॉस्ट है वो बोरिंग कॉस्ट हमारी कितनी कैपिटलाइज होनी चाहिए? बोलो बेटा। हाँ जी, हमारी बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होनी चाहिए? जल्दी से बताओ। हाँ जी, बोलो बेटा। ये बताओ बेटा, फेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, और फेज 1 हमारा कंप्लीट हुआ है कब? 31 मार्च 2003 को हमारा। और ये क्या है? अकाउंटिंग ईयर 2-3 का एंड। आपको बताना है बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज की जानी चाहिए। बहुत इजी है बेटा, ध्यान से सुनोगे सब लोग? आ जाओ, या मैं इधर ही कर देता हूं। ये बताओ, यदि 300 करोड़ का लोन है और उस पर 10% ब्याज की रेट है, तो क्या हमारा ब्याज का खर्चा 30 करोड़ का है? बोलो बेटा, क्या हमारा ब्याज का खर्चा 30 करोड़ का है? हाँ जी, पक्का? अच्छा, अब ये बताओ कि यहां पे टोटल पैसा हमने कितना लगाया? 145, 105 और 120। कुल मिलाकर जो हमारा पैसा लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है? 370 करोड़। ठीक, अब इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि इन तीनों के अंदर 300 करोड़ तो लोन वाले लगे हुए, लेकिन बाकी के 70 करोड़ रुपए दूसरे लगे हुए। अरे 145, 105, 120। तो यहां पे जो हमारा पैसा लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है वो पैसा हमारा ज्यादा लगा हुआ है। अब कैसे करोगे बताओ? कई बच्चे बोलते हैं सर 145 करोड़ पे 10% चार्ज कर लो। मैंने बोला यार 145 करोड़ पे 10% चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो 145, 105 और 120 तीनों को मिलाकर अगर आप देखो तो आपको नजर आ जाएगा कि जो टोटल पैसा लगा है वो 300 करोड़ से ज्यादा का लगा हुआ है। और 300 करोड़ से ज्यादा का लगा हुआ है मतलब 145 करोड़ में कुछ पैसा ऐसा भी है जो लोन का नहीं है। तो आप 145 पे पूरा 10% चार्ज कैसे कर सकते हो? पॉइंट समझ में आ गया? तो कैसे करें बेटा? चलो अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने इन तीनों में मिलाकर 370 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है? हां, मैं मानता हूं 370 करोड़ में 300 करोड़ लोन का है और 70 करोड़ दूसरे पैसे लगे हुए। अब ऑब्वियस ही बात है, मुझे यह नहीं पता कि फेज 1 में लोन का पैसा और अदर पैसा कितना है, फेज 2 में लोन का पैसा अदर पैसा कितना है, थर्ड में लोन का पैसा और अदर फंड का पैसा कितना है, वो मुझे नहीं पता। तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं क्या करूं? मैं कहूंगा सर 30 करोड़ का ब्याज लग रहा है उन एसेट्स पर जिनकी टोटल कॉस्ट 370 करोड़ की है। सर फेज 1 में 145 करोड़ लग रहा है, तो सर आप ये बताइए फेज 1 जो है उसमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करूं? मैंने बोला बेटा चार्ज कर लो 11.76, ये चार्ज कर लो। सर 30 करोड़ का इंटरेस्ट लगा है 370 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे। अब बेटा इसमें से 105 करोड़ जो हैं वो लगे हैं किस पर? सेकंड फेज में। तो बेटा सेकंड फेज में इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा?
51। और बेटा फेज 3 में 120 करोड़ लगे हैं, तो 120 करोड़ के लिए 30 करोड़ का इंटरेस्ट लग रहा है 370 करोड़ की एसेट्स पे। तो जिस एसेट में 120 करोड़ लगा है उसमें हम कितना चार्ज करें? 9.73। लो बेटा, तो अब यहां पे 3 फेजेस हैं और मेरी बोरिंग का पैसा 3 अलग अलग एसेट्स पे लग रहा है, तो मैंने अपनी बोरिंग कॉस्ट को तीनों में डिवाइड कर लिया। कोई दिक्कत? मैंने अपनी बोरिंग कॉस्ट को बेटा यहां पर तीनों में डिवाइड कर लिया है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक लोन का पैसा 3 एसेट में लग रहा है, तो ये क्या है? जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग। बच्चे मुझे बोलते हैं सर अब की बार आपने रेट को काम में क्यों नहीं लिया? बेटा रेट को काम में इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो पैसा लगा हुआ है वो लोन से भी ज्यादा है। तो अगर मैं 145 पे 10%, 105 पे 10% और 120 पे 10% ले लेता तो मेरा इंटरेस्ट टोटल हो जाता 37 करोड़ का, और 370 का 10% 37 करोड़ का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होने लगता। और आप लोग जानते हैं इतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकता क्योंकि लगा ही कितना है? 30 करोड़। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने अब की बार 145, 105 और 120 पे 10% इंटरेस्ट लगाने के बजाय मैंने इंटरेस्ट के पैसों को तीनों के बीच में बांट दिया है। पक्की बात? अच्छा, एक और बात सुनना, फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, और फेज 1 कंप्लीट हो चुका तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो फेज 1 में कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात? बेटा फेज 1 कंप्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फेज 1 में कैपिटलाइज नहीं होगा। चलेगा? आ जाओ आगे बढ़े। एज एन ऑडिटर स्टेट योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ ऑल राइट लिमिटेड। एन अमाउंट ऑफ ₹50 करोड़ वॉज बोरोड एट द रेट 12% पर एनम ऑन 1 जनवरी 2002। सवाल ये कह रहा है कि भाई साहब आप एक ऑडिटर के रूप में अपने व्यूज एक्सप्रेस करो। आपने 50 करोड़ रुपए बोरो किए थे 12% ब्याज पर 1 जनवरी 2002 को प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए। ध्यान से देखो बेटा, ये प्लांट आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अगर परचेज कर रहे होते ना तो मैं बोलता भाई ये क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं, क्योंकि परचेज किए हुए प्लांट को तैयार करने में 1 साल या उससे ज्यादा का समय नहीं लगता, लेकिन कंस्ट्रक्शन में तो लग ही सकता है। अच्छा, द प्लांट इज लाइकली टू टेक 3 years फॉर इट्स कंप्लीशन। लो बेटा, प्लांट को कंप्लीट होने में 3 साल लगेंगे। इसका मतलब सर ये है कि ये क्वालिफाइंग एसेट है। ओके, सवाल कह रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 14%। सवाल कह रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है, इसका मतलब जो जनरल बोरिंग है उस जनरल बोरिंग की एवरेज रेट आपको बता दी कितनी? 14%। बढ़िया। एन अमाउंट ऑफ ₹7 करोड़ हैज बीन कैपिटलाइज्ड फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंडेड 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 को आपने 7 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया। 7 करोड़ का कैसे हुआ बेटा? 50 करोड़ की बोरिंग, उस पे 14% इंटरेस्ट, तो 7 करोड़ हो गया ना, ये कैपिटलाइज हो गया। अब सुनना, अगले साल का जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा वो 57 करोड़ पर होगा। 57 करोड़ प्लस सेकेंड ईयर की कॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। एन इनकम ऑफ ₹1 करोड़ डिराइव्ड फ्रॉम टेम्परेरी पार्किंग ऑफ सरप्लस फंड आउट ऑफ ₹50 करोड़ हैज बीन क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। भाई ये गलत हो गया। ये कह रहा है हमने 50 करोड़ रुपए को टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया था और टेम्परेरी इन्वेस्ट करने पर हमें 1 करोड़ की इनकम आई है और हमने इस इन्वेस्टमेंट की इनकम को P&L में डाल दिया। नहीं, आपको इस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट की इनकम को बोरोइंग कॉस्ट की रिकवरी मानकर एडजस्ट करना है और आपको बाकी के बचे हुए 6 करोड़ रुपए कैपिटलाइज करने। तो बताओ ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। तो लीजिए बेटा, अपन लोग यहां पे बोल देंगे कि सर ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने किया है ये बिल्कुल गलत है। चलो अब आगे मैं देख रहा हूं बेटा, मेरे पास में बहुत सारे सवाल हैं आगे जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करने हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में मैं देख सकता हूं कि हमारी जो क्लास का टाइम है वो क्लास का टाइम यहां पर खत्म हो गया है और यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारी क्लास का टाइम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा ये वाले जो बचे हुए क्वेश्चन है ये हम लोग करेंगे अपनी कल की क्लास में।
कल की क्लास में बेटा ये बचे हुए जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे और हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो कल की क्लास में हम बाकी के बचे हुए सवाल कंप्लीट करेंगे और AS 17 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए जितने भी सवाल दोस्तों मैंने करवाए और बोरिंग कॉस्ट के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में मैंने जो जो बातें आपको समझाई वो सारी की सारी बातें आप लोगों को रिवाइज करके आना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कल दोबारा पूछेंगे। और मेरे वर्चुअल वाले स्टूडेंट्स आप लोगों को भी अगर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहीं पर भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए और मुझसे पूछिए अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है तो। थैंक यू। आज के लिए इतनी बात, आगे की बात करनी पड़ेगी हमें।